हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सल गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में मैं टोटल आपको रिटर्न्स के लिहाज से जो भी सेक्शंस हैं उन सबको हम डील करेंगे और मैं आपको एक एक सेक्शन वाइज आपको बताऊंगा क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या रिटर्न में आता है, क्या क्या फ़ाइल करते हैं, वेल स्टेटमेंट में क्या आता है, फॉरेन इनकम एसेट्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और एक्सटेंशन का क्या तरीका है। अगर रिटर्न की आप टाइम पर फ़ाइल नहीं कर सकते तो एक्सटेंशन कैसे अप्लाई की जाती है, क्या क्या उस फॉर्म्स होते हैं। तो फिर स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले है सेक्शन 114 रिटर्न ऑफ इनकम। कौन कौन से लोग जो हैं लायबल होते हैं रिटर्न फर्निश करने के लिए। सारी कंपनी, एवरी पर्सन अदर देन कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब जो टैक्स के लिए मैक्सिमम लिमिट जो दी हुई है उसके लिए चार्जेबल नहीं होती, वो टैक्स में फॉल नहीं करते जिनको फर्निश जो इनका रिटर्न फाइल हो, मतलब बिलो टैक्स लिमिट जो होती है अमाउंट। इसी तरह नॉन एन पी ओज़ है, उनका फ़ाइल होता है। इसी तरह एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज़ सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन अंडर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। मतलब फाइनल टैक्सेशन पे जिनके ऊपर अप्लाई होता है उनको भी है कि वो अपना रिटर्न फाइल करें। बाकी उन लोगों को भी लायबल है जो ऊपर पॉइंट्स में कवर नहीं हुए, जैसे कि हो गए person who has been charged to tax in respect of any of the two preceding tax years। मतलब पिछले 2 सालों में टैक्स उनके ऊपर अप्लाई हुआ है और उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो उनको भी फाइल करना ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट है जो लॉस क्लेम करते हैं, कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है, उनके ऊपर भी लायबल है कि वो अपना टैक्स फाइल करें। इसके अलावा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड ओन करते हैं 500 स्क्वायर यार्ड्स का और मोर, या ओन सा फ्लैट ओन करते हैं तो उनके ऊपर भी है लायबल के वो अपना रिटर्न फाइल करें। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है लैंड की, जो है जिनके पास 500 स्क्वायर यार्ड्स का लैंड है या उससे ज़्यादा, उनके ऊपर है। और इसी तरह फ्लैट जिनके पास है 2000 स्क्वायर फीट का, जिनके पास या उससे ज़्यादा के एरिया का है फ्लैट, वो भी उनके ऊपर भी लायबल है कि वो फाइल करें। इसके अलावा मोटर व्हीकल जिनके पास है 1000 सीसी से अबव की, तो वो भी फाइल करेंगे। उसके अलावा जिनका एनटीएन बना हुआ है उन सब पर है कि वो लोग अपना रिटर्न फाइल करें और फर्निश करें अपनी वेल स्टेटमेंट। फिर इसके अलावा जैसे कि हो गए होल्डर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिनका कमर्शियल कनेक्शन है, जिनका बिल एनुअल जो है आपका 500,000 से एक्सीड कर जाता है तो उनके ऊपर भी लायबल है कि वो अपना रिटर्न फाइल करें। इसके बाद रेजिडेंट पर्सन जो है रजिस्टर्ड जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके ऊपर है। इसी तरह इंजीनियरिंग के कुछ काउंसिल्स हैं उनके ऊपर हैं, डेंटल काउंसिल, इन सब के ऊपर ये आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ लीजिएगा, इन सब के ऊपर लायबल है कि ये लोग फाइल करें अपना रिटर्न। इसके बाद रेजिडेंट पर्सन बीइंग इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम, जिनके फॉरेन में है इनकम जनरेट होती है, उनका भी लायबल है कि वो भी अपना रिटर्न फाइल करें। और पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री इन चार्ज, जो भी मिनिस्ट्री इन चार्ज है उन्होंने जिनको भी लायबल ठहराया हुआ है क्लासेस ऑफ पर्सनस को, वो भी अपना फाइल करेंगे इनकम। फिर इसके अलावा जो बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं इनकी इनकम बिज़नेस से होती है, तो जो एक्सीड करते हैं ₹300,000 एनुअली, जो उनका इनकम होती है, प्रॉफिट जो होते हैं जनरेट करते हैं, और बिलो 400,000 हो तो वो लोग भी फाइल करेंगे, भले से उनके ऊपर टैक्स लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, वो अपना रिटर्न ज़रूर फर्निश करेंगे। इसके बाद जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होती है डिक्लेरेशन में, वो सारा उनको उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो फाइनल टैक्सेशन में फॉल करते हैं, उसकी सारी एविडेंसेस होने चाहिए। फिर इसके बाद जब डिक्लेयर करते हैं अपना रिटर्न, तो टैक्स पेयर को चाहिए जो भी एविडेंसेस हैं जिसके बिना पर वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, तो वो सारे उसके पास डॉक्यूमेंट्स हों। उसके अलावा सेक्शन 172 के तहत उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, फॉर एग्ज़ाम्पल
उसने नॉमिनेट किया हो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव, अगर इन केस वो अवेलेबल नहीं होता इंडिविजुअल, तो उसकी जगह पर उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट हो सके। उसके बाद है एविडेंसेस हो गए आपके टैक्स रिटर्न के, जो भी आपने जिसके बिना पर रिटर्न फाइल किया है। फिर इसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट की आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो भी आप फर्निश कर रहे हैं। इसी तरह फॉरेन इनकम और एसेट्स भी जो आप फर्निश करने जा रहे हैं उसकी भी सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसी तरह रिटर्न ऑफ इनकम फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं होता था, तो उसकी भी एविडेंसेस सारे फॉर्म वगैरह फिल होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसकी जो आप फाइल कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो आपके पास, और ड्यूली साइन भी हो अगर इन केस साइन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके अलावा कुछ पर्सन है फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी डेथ हो गई हो, या जो बैंकरप्ट हो गए हों, लिक्विडेशन में जा चुके हों, या उसके अलावा जो पर्सन ने पाकिस्तान को परमानेंटली छोड़ दिया, तो उनको क्या करना होगा, कमिश्नर को इन रिटन नोटिस लिखना होगा। अब या तो वो पर्सन खुद लिखे या उसका रिप्रेजेंटेटिव लिखे कि फर्निश अपना रिटर्न करेगा वो इनकम टैक्स का, और ये उसको ड्यूरेशन होगी उसकी 12 महीनों की, मतलब 12 महीनों के अंदर अंदर उसको कमिश्नर को ये नोटिस लिखना होगा विद अपना रिटर्न। इसके बाद जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उनमें ये डिस्कस किया गया है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कमिश्नर को अगर वो समझता है कि उसको रिटर्न की ज़रूरत है तो वो आपको एक नोटिस भेज देगा उस इन राइटिंग, तो आपको उसके बाद आपको ड्यू डेट तक रिटर्न अपना फ़ाइल करना होगा, फर्निश करना होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं, मतलब जो ड्यू डेट है और उसको आप क्रॉस कर लेते हैं और आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपके पास 30 दिन का टाइम होता है फ्रॉम द ड्यू डेट। तो उसमें आपको उसका रिप्लाई देना होगा किस वजह से आपने रिटर्न नहीं फ़ाइल कर सके, और उसके बाद आपको अपना रिटर्न भी फ़ाइल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कमिश्नर कहता है कि मुझे पिछले 5 सालों की भी रिटर्न चाहिए, तो वो नोटिस आपको सब सेक्शन 4 के थ्रू आपको भेज सकता है ताकि वो असेस कर सके पिछले 5 सालों में आपकी क्या एक्टिविटी रही है। फिर उसके बाद जैसे कि अगर आपने फ़ाइल नहीं किया पिछले 5 सालों का रिटर्न, तो उनको अपने 5 सालों के रिटर्न फ़ाइल करने पड़ेंगे ताकि कमिश्नर जो है असेस कर सके कि आपके 5 सालों में क्या एक्टिविटी रही है। अच्छा, अगर कमिश्नर चाहे तो नोटिस आपको सब सेक्शन 4 के थ्रू एक और दे सकता है कि अपने पिछले 10 सालों के भी रिटर्न फ़ाइल करें अगर आपने नहीं किए हैं तो इसमें ये होता है कि इसमें टाइम लिमिटेशन नहीं होती। कमिश्नर अगर चाहे तो आपका वो भी मना कर सकता है कि रिटर्न फर्निश नहीं करें, इन राइटिंग ही अपना रीज़न दें कि क्यों नहीं फ़ाइल हुआ। फिर उसके बाद अगर आप फेल हो जाते हैं अपनी फॉरेन इनकम या एसेट्स को फर्निश करने में, तो वो भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है सब सेक्शन 6A, एनी पर्सन हु हैविंग फर्निश या रिटर्न, जिन्होंने रिटर्न अपना फ़ाइल कर दिया है, फर्निश कर दिया है सब कुछ, मगर फिर बाद में पता चलता है कि कोई चीज़ ओमिट हो गई हो या रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दे दिए, तो उसको अपना रिवाइज रिटर्न फ़ाइल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स भी, मतलब ऑडिटेड अकाउंट्स भी रिवाइज़ होंगे, और इसके अलावा उसको अपना ड्यूली साइन कर देना पड़ेगा रीज़न के साथ कि उसने अपना रिटर्न क्यों रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद कमिश्नर की अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा कि कमिश्नर अगर अप्रूव करता है रिवाइज रिटर्न तो फिर वो फाइल कर सके। फिर फर्दर ये लिखा है टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज़ नॉट लेस देन एंड लॉस डिक्लेयर्ड इज़ नॉट मोर देन इनकम, मतलब कि आपने गलत लॉस या इनकम आपने शो नहीं की वो अपने रिटर्न में। अगर तो ऐसा है अंडर सेक्शन 121, 122, 122A, 129, 132 और 133 और 221 के थ्रू आपको नोटिस या ऑर्डर इशू किया जा सकता है कि यह आपका रिटर्न जो है इनवैलिड है, या तो आप इसको रिवाइज रिटर्न फ़ाइल करें जैसे कि कमिश्नर से अप्रूवल लेकर, या तो अगर विद इन आप 60 डेज़ फ़ाइल कर देते हैं तो फिर अप्रूवल फिर उसके बाद आती है, तो इसको रिटर्न को जो है ना अप्रूव समझ लिया जाएगा, क्योंकि 60 डेज़ का क्लॉज जो है वो इसको ओवरराइड कर देगा, तो अप्रूवल आपकी ऑलरेडी अप्रूव हो गई होगी।
तो इसमें समझने वाली बात ये है कि आप अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और उसके बाद 60 डेज़ में अगर आपको रिटर्न रिवाइज़ करना है तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। उसमें कमिश्नर की अप्रूवल अगर नहीं आती तो फिर वो आपका कंसीडर होता है कि अप्रूव्ड है। इसके बाद अगर कमिश्नर समझता है कि आपने अपना इनकम रिवाइज़ कर आपने सारी चीज़ें फर्निश कर दी है, फिर उसके बाद अगर उसके नज़र में ऐसी कोई चीज़ आती है कि आपने गलत रिटर्न फाइल किया है, आपका जो डाटा उसके पास आया है और जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो ये भी कर सकता है कि अपनी अप्रूवल कैंसिल कर सकता है, क्योंकि आपने रॉन्ग स्टेटमेंट और ओमिशन की है जानबूझकर। फिर उसके बाद आपको फिर नोटिस इशू होगा कि आपने जो शॉर्ट पेमेंट करवाई है इनकम टैक्स की, वो आप या तो आप दोबारा से शॉर्ट पेमेंट जमा करवा लें टैक्स में, जो भी आपने शॉर्ट पेमेंट करवाई है टैक्स की, जितना आपका टैक्स असल में बनता है, या तो वो आपको पेनल्टी का नोटिस इशू कर देगा अंडर सेक्शन 177 और सेक्शन 122 के तहत कि आपने अपनी इनकम को कम शो किया हुआ है या तो अपनी इनकम हाइड करना चाह रहे हैं। फिर उसी लिहाज से फिर आपको नोटिस इशू होते हैं और फिर उसके बाद ऑर्डर इशू हो जाता है। 138 के थ्रू आपको ऑर्डर लास्ट जो नोटिस इशू होता है तो वो आपको इशू हो सकता है। अभी के लिए इतने ही। अब आने वाली वीडियोस में आपको बाकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू।